तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ सबको पता होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, और लोगों के बहुत सारे लोगों के डाउट भी थे कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको शॉर्ट नोट्स तो बनाते हुए बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ कंडीशंस भी पता होनी चाहिए शॉर्ट नोट्स की, वो भी बताएंगे, तब जाके शॉर्ट नोट्स बनेंगे। तो अभी कुछ लोग जुड़ जाए, हमें स्टार्ट करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा महासीरीज चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत आपकी तैयारी को सहायता दी जा रही है ताकि आप बेहतर से चीज़ें कर सकें, और कुछ स्पेशल डाउट है उनको भी आपका यहाँ क्लियर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और जैसे कि कई लोगों के डाउट आते हैं, सर नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, स्पेशली शॉर्ट नोट्स। हम यहाँ आपको शॉर्ट नोट्स बताएंगे और दोनों चीज़ों के आधार बताएंगे, प्री और मेंस के लिए हमें शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाने चाहिए, क्या क्या चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। और उससे पहले हम आपको बताएंगे कि शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम कितनी कंडीशंस है। कुछ कंडीशंस होती है, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट नोट्स हर कोई बना सकता है। शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले आपको कई चीज़ों को पहले समझना होगा, तब जाके आप शॉर्ट नोट्स अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है ना। तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए मैं पहले बेसिक चीज़ें बताऊंगा, फिर आपको बना के ही बताएंगे हम कि किस तरीके से आपको करना है। तो एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों कि जो भी शॉर्ट नोट्स है उसको बनाने से पहले आपको एक दो चार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं कहूँगा कि शॉर्ट अगर नोट्स की बात करूँ, मैं आज बात शॉर्ट नोट्स की चल रही है, हम डिटेल वाले नोट्स आपको यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। बनाने की पूर्व शर्तें हैं ये चीज़ आपको पहले से ही पता होनी चाहिए कि शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। और ये दोस्तों यहाँ हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों चीज़ों को समझेंगे, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो दोनों में देखेंगे, यूपीएससी वाले भी देखेंगे और स्टेट पीसीएस, दोनों में आपको इनको समझना है कि किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इनको बनाने से पहले देखो शॉर्ट नोट्स और नोट्स क्या होते हैं। शॉर्ट नोट्स मतलब क्या होता है कि रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए बनाए जाते हैं हमें, ताकि हम उसको क्योंकि बार बार में डिटेल से पढ़ने से अच्छा है कि हम उसको थोड़ा सा रिवीजन कर सकें, इसके लिए हमें शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाने की सबसे पहली कंडीशन तो यह है दोस्तों, देखो जो भी चीज़ आपको बताई जाएगी विद द प्रैक्टिकली आपको उसको प्रयोग करना है, तभी जाकर उसका यूज हो पाएगा। तो शॉर्ट नोट्स बनाने की पहली कंडीशन तो यह है कि आपको पहले या तो आपको डिटेल्ड नोट्स है वो आपके पास, पहले ध्यान रखना आपके पास डिटेल्ड नोट्स हो, या आपने पहले से पढ़ा हुआ हो। इतना चीज है, पहली कंडीशन ये है कि आपके पास कुछ डिटेल नोट्स हो या पहले से पढ़ा हुआ हो, तब जाके आप शॉर्ट नोट्स बना पाएंगे। जी ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, ऐसे नहीं बनेंगे। आपको सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि या तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ हो डिटेल नोट्स, या आपके पास पहले से डिटेल नोट्स अवेलेबल हो, तब जाकर के आप शॉर्ट नोट्स उनको बना पाएंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको सिलेबस विद डिटेल आपको पता होना चाहिए। डिटेल है उसको आप पता होना, सिलेबस को अच्छे से डिटेल भाई आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप शॉर्ट नोट्स से उनको यूटिलाइज वाला बना सकते हो, उसको यूज करने वाला बना सकते हो, ठीक है ना, सिलेबस को। इसके अलावा तीसरी कंडीशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का विश्लेषण। ये आपके द्वारा किया जाना चाहिए, प्रीवियस ईयर विश्लेषण का क्वेश्चन जो भी है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का अगर विश्लेषण करोगे तो आप कई चीजें समझोगे कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। ये आप कहां से समझ पाओगे? ये समझ पाओगे जब आपने इतना काम किया होगा, सिलेबस को डिटेल से पढ़ा होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को पढ़ा होगा, चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्री की बात करें या मेंस की बात करें। अगर इतनी चीजें आपको पता होगी तब जाकर के आप शॉर्ट नोट्स हैं उनको अच्छे से तैयार कर पाओगे। देखो अदरवाइज लोग कहते हैं सर शॉर्ट नोट्स बना दो, शॉर्ट नोट्स बना दो। एक्चुअली में शॉर्ट नोट्स यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे यदि आप नोट्स बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स तभी यूटिलाइज हो जाएंगे जब आप इन कंडीशनों को थोड़ा बहुत यूज कर चुके हो, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो पहले से, डिटेल में आपके पास कुछ नोट्स हो या बुक हो या कोई ना कोई चीज़ जो हाईलाइटेड कर रखी हो। इसके अलावा सिलेबस आपने अच्छे से पढ़ रखा हो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को आपको पता हो कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं।
तब जाकर के ही आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर हम बात करें तो शॉर्ट नोट्स बनाते समय कुछ चीजों पे हमें ध्यान रखना पड़ता है कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले किसी टॉपिक की अगर मैं बात करूं, जो भी टॉपिक आप उठाएंगे उसको 2-3 पार्टों में क्लासिफाई कर दो कि एक तो ये टॉपिक क्या है, अगर नॉर्मल कोई टॉपिक पढ़ते हो तो, फिर ये टॉपिक कैसे और क्यों। 3 पार्टों में टॉपिक को बांट दो, छोटा छोटा सा कि टॉपिक क्या है, 3 पार्टों में पढ़ो उसको। फिर क्या में आपको थोड़ा सा पढ़ना है कि इसकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में कोई एग्जाम्पल भी हो सकता है, कोई फैक्ट भी हो सकता है, कोई इंडेक्स भी हो सकती है, उसको नोट डाउन जरूर करना है, क्योंकि फैक्ट को ही बोलते हैं हम, फैक्ट को ही बोलते हैं। और देखो शॉर्ट नोट्स में आपको ऐसा नहीं लिखना है करता है या करती है, ये डिटेल से नहीं लिखना है, डायरेक्ट कीवर्ड यूज करने, बस डायरेक्ट टू द पॉइंट कीवर्ड यूज करने, आपको डिटेल से लिखने की कोई जरूरत नहीं है शॉर्ट नोट्स में, ठीक है ना। इसके बारे में कैसे, तो ये आपका विश्लेषण पूछेगा। विश्लेषण में आपको 2-3 पॉइंट, आपको मतलब हेडिंग या सब हेडिंग जो हम यूज करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, वो पॉइंट आपको नोट डाउन करने, अदरवाइज पॉइंट नहीं। हेडिंग सब हेडिंग में सिर्फ एग्जाम्पल यूज करने, इसके बाद एग्जाम्पल और फैक्ट, ये साथ में आपको रखने। जैसे कोई भी टॉपिक है उसके बाद में आपको डिटेल से पढ़नी है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और क्यों, इसमें भी आपको हेडिंग सब हेडिंग का प्रयोग करना है, ठीक है। ये बेसिकली एक टॉपिक को आपको इस तरीके से कवर करना है 3 पॉइंट में। सेकंड, आपको करना है टॉपिक के आयाम। अगर वो टॉपिक आप मेंस के साथ बढ़ा, ध्यान रखना इतनी चीजें मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं। अगर आयाम है उस टॉपिक में, जैसे अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल रिलेशन की, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन में टॉपिक बना रहे हो, तो देखो 2 देशों के बीच में हमारे भू सामरिक संबंध के, 2 देशों के बीच में सामरिक संबंध कैसे हैं, भू आर्थिक संबंध कैसे हैं, भू राजनीतिक संबंध कैसे हैं, सामान्य संबंध कैसे हैं, और दोनों ने क्या क्या अब तक सहयोग किन मुद्दों पर है और संघर्ष किन मुद्दों पर है, ये हेडिंग देनी है ये आपको, ठीक है ना। और इसके अलावा वर्तमान की घटनाएं दोनों के बीच में कैसी है, वर्तमान संबंध कैसे है। ऐसे हर देश के बीच में आपको इस तरीके से 3-4 पॉइंटों के आधार पर क्या बनाना है, नोट्स बनाने, 3-4 पॉइंटों के आधार पर। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई मुझे भारत और चीन के बीच IR में अगर रिलेशन वो संबंध बनाने हैं, मतलब वो बनाने क्या नोट्स बनाने हैं IR के भारत और चीन के बीच में, तो मुझे ये ध्यान रखना है कि भारत और चीन की पहले तो स्टेटस देख रहे थे दोनों का, कि दोनों की लोकेशन कैसी है, ठीक है ना। दोनों को मैपिंग में दिखा लेंगे, एक तो मैपिंग बना लेंगे। इसके अलावा सहयोग के पॉइंट हम लिखेंगे और संघर्ष के पॉइंट लिखेंगे। और सहयोग और संघर्ष के पॉइंटों में हम वो पॉइंट डालेंगे सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, और इसी में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संघर्ष, जो भी संघर्ष के पॉइंट है उनको डालेंगे। और संक्षिप्त में लिखेंगे कारण, कि उनके कारण क्या है। और उसी में आपको एग्जाम्पल, कोई फैक्ट है, कोई रिपोर्ट है, उनको इन्हीं के साथ आपको ऐड करते हुए जाना है। इस प्रकार से इतने से छोटे छोटे नोट्स आपको तैयार हो जाएंगे। एक एक पेज में आप भारत और चाइना के रिलेशन को तैयार कर सकते हो, एक एक पेज में आप भारत और पाकिस्तान के रिलेशन को तैयार कर सकते हो, एक पेज में भारतीय विदेश नीति को तैयार कर सकते हो। इस तरीके से आपको चलोगे, लेकिन आपको डायमेंशन पता होना चाहिए। तो पहला आपको देना है टॉपिक पढ़ो तो इस तरीके से देना, फिर दूसरा उसके आयाम देखो कि उसके आयाम क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कोई करंट की घटना है, करंट इंसिडेंट है, तो उससे भी इसको जोड़ के चलो, तब जाके वो टॉपिक क्लियर होगा। और छोटा छोटा ब्रीफ में आपको लिखना है, जैसे कि अब हमको बताएंगे। अगर मैं बात करूं भाई प्री के नोट्स कैसे बनाया जाए, तो प्री के नोट्स में आपको ध्यान रखना, प्री के नोट्स में सबसे बड़ी बात है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ना है। सेकंड, आपके पास जैसे स्ट्रीम बना रहे हो, कोई टर्मिनोलॉजी है, जो भी है उसको देखना है। तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको दोनों तरीके से नोट्स बना के बताएंगे। और इसमें हम आपको बताएंगे करंट के मैगजीन के नोट्स कैसे बनाते हैं, वो भी बताएंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन के नोट्स कैसे बनाते हैं, वो भी बताएंगे। इसके अलावा आपको हम इसके अंतर्गत NCERT है, कई लोग बोलते हैं सर NCERT के नोट्स बहुत बढ़ जाते हैं, हम NCERT के नोट्स किस तरीके से आपको कवर करने, वो भी आपको बताएंगे। हालांकि हमने बता दिया गया है, आपने हिस्ट्री की NCERT देखी हो मैडम की, तो उसमें मैंने अच्छे से बताया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और भी चीज, जैसे अगर आपको किसी क्लास नोट से नोट्स बनाने, जैसे बीजन क्लास नोट से अगर मुझे नोट्स बनाने हैं, तो वहां कौन कौन से शॉर्ट पॉइंट हमें लेने पड़ेंगे,
तो किसी भी क्लास नोट से यदि हमें, आपके पास कोई क्लास नोट्स है, कोई बुक है, उससे यदि आपको नोट्स बनाने हैं तो किन किन पॉइंटों को आपको नोट डाउन करना है और किन किन पॉइंटों को छोड़ देना है। लेकिन ये शॉर्ट नोट्स दोस्तों तभी बन पाएंगे तब आपको पहले से उस चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट पता हो, पहले से आपको पता हो कि प्रीवियस जो क्वेश्चन किस तरीके से आते थे, तभी जाकर के आप एक फैक्चुअल नोट्स, शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हो। अदरवाइज हर कोई इनको तैयार नहीं कर सकता, यही सच्चाई है। ठीक है ना। तो इसी संदर्भ में यदि हम देखें तो अब हम आपको एक एक बताएंगे। सबसे पहले बीजन के देख लेते हैं, बीजन मंथली मैगजीन या करंट के नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। पीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों तरीके से इसको देखेंगे। जैसे मैंने एक मैगजीन लिया बीजन की, जो आपके सामने खुल रही है स्क्रीन पर, ये मैगजीन है बीजन की। अब आप बोलेंगे सर मैगजीन तो इतनी बड़ी होती है, कैसे इसको लिखें, कैसे पढ़ें, कैसे इसको नोट्स पढ़ें, बहुत सारी चीज़ आपके समक्ष आती होंगी। लेकिन हम आपको बताएं, अगर आपको मैगजीन थोड़े से ढंग से समझी आपने और उसको पढ़ने का थोड़ा सा प्रयास किया है, तो आप 2-4 मतलब मुश्किल से 10 पेज में, 15 पेज में एक मंथ की मैगजीन के नोट्स बना सकते हैं। और दोस्तों 15-20 पेज में अगर आप एक मंथ की मैगजीन के नोट्स पढ़ा पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। उससे ज़्यादा अब इतने नोट्स तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है ना, एक महीने करंट को कवर करने के लिए इतने नोट्स आप बना सकते हैं। जैसे अगर मुझसे बोला जाए कि भाई अब इस टॉपिक के मुझे करंट बाय आपका टॉपिक जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसके मुझे नोट्स बनाने, ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, जब भी मुझे इसके नोट्स बनाने होते हैं तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं नोट्स बनाऊंगा तो क्या करूँगा, शॉर्ट नोट्स मुझे इसके बनाने, तो मैं क्या करूँगा, टॉपिक क्या है, CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये टॉपिक है। तो सबसे पहले चूंकि मैं करंट के नोट्स बना रहा हूँ तो इसलिए मुझे ध्यान रखना, मुझे यहाँ मेंस और प्री दोनों के कंबाइंड बनाने, ऐसे नोट्स हो जो मेंस और प्री दोनों के लिए काम आ जाए। तो ऐसे करूँगा, CIC है मेरा टॉपिक है, तो सबसे पहले मैं ऐसे लिखूंगा CIC, ठीक है। इसके अलावा मैं दूंगा करंट में क्यों, करंट क्या है इसकी, तो करंट की लाइन इतनी सी लिख दूंगा कि RTI के तहत अपीलों के निपटान में लगातार वृद्धि हुई है। तो क्या लिखूंगा, RTI के तहत अपील निपटान बढ़ा है, बस एक एरो का चिन्ह दे दूंगा। इसका मतलब क्या हो गया, बढ़ा है। जब अपील निपटान बढ़ा है तो आगे लिख दूंगा लंबित मामले घटे, लंबित मामले घटे। इस आधार पर आपकी पूरी लाइन क्या हो गई, कम हो। इतना सा लिखना है आपको डायरेक्ट कि करंट में क्या है कि RTI के तहत अपील है, उसके निपटान के मामले हैं उनमें तेजी आई है और लंबित मामले कम हो, इसलिए करंट में। ठीक है, एक पॉइंट मेरा यहाँ होगा और ये मेरे पास फैक्ट भी है। जब भी मैं अगर डालूंगा, अगर मुझे इसमें मेंस में यूज करना हो तो मेरे पास फैक्ट है कि हाल ही में रिपोर्ट आई है कि RTI के जो निपटान मामले हैं वो बहुत तेज गति से घटे हैं, ताकि RTI जो CIC है वो अच्छे से काम कर रही है, इस बात का संकेत है। या मुझे CIC की अचीवमेंट दिखानी हो, उसकी सफलता दिखानी हो, तो मैं इन पॉइंटों को यूज कर लूंगा, लेकिन मैं इतनी सी लाइन में इस पॉइंट को लिख दूंगा। ठीक है ना। अगला मुझे लिखना है कि CIC क्या है, ये क्या है, सबसे पहली बात तो ये क्या है, एक सांविधिक निकाय, डायरेक्ट लिखूंगा सांविधिक निकाय, बस इतना सा पॉइंट लिखूंगा। सांविधिक निकाय कैसे, क्योंकि RTI एक्ट 2005 के अंतर्गत स्थापित की थी। कौन सा, RTI एक्ट 2005 के अंतर्गत स्थापित की थी, इसलिए तो एक लिखूंगा मैं सांविधिक निकाय है, दूसरा मैं RTI एक्ट 2005 लिख दूंगा। अगर फिर मैं तीसरा पॉइंट दूं इसमें, अगर आगे पढ़ूंगा तो देखो इसका क्षेत्र में अब अगला है कि इसमें कौन कौन से आएंगे, तो सभी लोक अधिकारी, बस इतना सा ध्यान होना चाहिए, सभी पब्लिक ऑफिसर है वो इसके अंडर में आएंगे। इसके अलावा मैं अगला पॉइंट डालूंगा, इसकी संरचना क्या है, छोटी सी, ज्यादा नहीं, संरचना क्या है कि इसमें कितना होता है, एक होता है CIC प्लस अधिकतम 10 IC, ये हो गए। इसके अलावा इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किसके माध्यम से, समिति के माध्यम से। समिति में कौन कौन है उनको ब्रैकेट में डाल दूंगा, जैसे PM, ठीक है ना, PM इस समिति का अध्यक्ष होता है। इसके अलावा लोकसभा का विपक्ष का नेता, तो प्लस लोकसभा का विपक्ष का नेता और प्लस कैबिनेट मंत्री। मतलब मैं जो बता रहा हूं वो समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, यानी इस तरीके से नोट्स बनाना चाहिए। इतनी इंफॉर्मेशन आप यहां तक खत्म कर दोगे, आपको डिटेल से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। इसके अलावा अगला पॉइंट पर अगर मैं जाऊंगा तो अभी नया चेंज क्या हुआ है, अब देख थोड़ा सा चेंज देख लेना है, मुझे यहाँ पॉइंट डाल देना। ये नया चेंज हुआ है कि ICC का कार्यकाल घटा दिया है।
कितना कर दिया, 3 वर्ष कर दिया। 2000 अब घटाया तो पहले कितना था, पहले ये 5 वर्ष या 65 वर्ष था। तो ये सारे फैक्ट आपको तुरंत लिखते जाने, ठीक है, इससे ये खत्म हो जाएगा। इसके अलावा सीआईसी के कार्य पे अगला पॉइंट आएगा मेरा, सीआईसी में बारे में हम जान लिया कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसमें ये चीजें है 2005 के एक्ट के अंतर्गत स्थापित हुआ जाए। अब ये पूरा पॉइंट जो लिखा हुआ है आपके सामने, ये 4-5 इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन में कलेक्ट हो चुका है। इस तरीके से बनाने आपको शॉर्ट नोट्स और इनका रिवीजन करना है, ठीक है। अगला मुझे लिखना है कि सीआईसी के कार्य, ठीक है। अब सीआईसी के कार्य ये लिखा हुआ है, ये कार्य लिखे हुए, ठीक है, ये सारे। तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक कीवर्ड उठा लूंगा। तो सीआईसी के पास क्या कौन सी शक्ति है, सिविल न्यायिक शक्तियां होती है। पहला कार्य है सिविल न्यायिक शक्तियां, ये टॉपिक हो गया। और सिविल न्यायिक शक्तियां मतलब सीपीसी 1908, यानी कि इस हेडिंग से। अब देखो हर कोई इस टॉपिक से समझ नहीं पाएगा, इसको वही समझ पाएगा जो सिविल न्यायिक शक्तियों के बारे में जानता है। इसलिए शॉर्ट नोट्स वही बनाएगा जिसको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पहले से पता है। एक अपील के रूप में काम करता है, ठीक है, ये इसके कार्य हो गए। और अपील के निपटान करने के दौरान ये इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। 2-3 पॉइंटों में इसके कार्य लिख देने, ठीक है। अब इसके अलावा ये हो गया आपके कार्य। अब सीआईसी के जुड़े मुद्दे, यानी कि सीआईसी अगर मैं बात करूं तो उसके मुद्दे क्या है, उसका मतलब मुद्दे लिखूंगा मैं। तो क्या करूंगा, एक तो सबसे पहले रिकॉर्ड खराब, ये ध्यान लिखते मैंने क्या लिखा, रिकॉर्ड का खराब प्रबंधन। और इसमें एग्जाम्पल दे दूंगा, पूरी लाइन नहीं देखना, जाकर एग्जाम्पल दे दूंगा। कैसे कि 38% पीआईओ के निपटान में देरी के कारण, 38% पीआईओ के निपटान में देरी का कारण है। ये क्या, ये सीआईसी अच्छे से निपटान नहीं होता, उसमें देरी का मेन कारण है कि रिकॉर्ड का प्रबंधन नहीं। दूसरा लिख दूंगा 79% अधिकारी इसी की वजह से क्या करते हैं, डिले करते हैं। एक पॉइंट लिख दूंगा। तो ये क्या होगा, आपके पास फैक्ट हो गई, ये आपके पास कॉन्सेप्ट का हेडिंग हो गई। और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से, इसमें किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के आंसर को आप अच्छे से लिख पाओगे। ध्यान रखना, जो मैं बताता जा रहा हूं उस पॉइंट को समझो कि मैं क्या खींच रहा हूं। अगला मुझे लिखना है, एक हेडिंग ये हो गई। अगला मुझे लंबित मामले, तो इसमें बात कुछ नहीं, डायरेक्ट एग्जांपल लिखना है कि लंबित मामले अभी भी क्या है, 5 गुना ज्यादा है, 5 गुना लंबित मामले। तो बस इतना सा देखना है मुझे, लंबित मामले कितना है, अभी तक इसने निपटान किए गए उससे 5 गुना है, ठीक है ना, ये हो गया। इसके अलावा अगला पॉइंट लिखना है मुझे कि आरटीआई एक्ट 2019 प्रॉब्लम कर रहा है, और इसमें क्या किया गया है, इसकी स्वायत्ता को सीमित किया गया है। बस इस तरह से पॉइंट लिखना है। अब ये सारे पॉइंट आप तब लिख पाओगे दोस्तों जब आप अच्छे से इन चीजों के बारे में पहले से जानते हो। एक प्रॉब्लम इसकी और है, इसमें पद खाली है, और इसमें आपने क्या लिखना है, डायरेक्ट पद खाली है, डायरेक्ट लिखना है कि पिछले 7 सालों में पिछले 7 वर्षों से 4 वर्षों तक खाली है, मतलब बहुत सारे 7 वर्षों तक के पद खाली है इसमें, तो वो आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखना है। इसके अलावा एक पॉइंट लिखना है, प्रशिक्षण की कमी। तो प्रशिक्षण की कमी में लिख देना है कि प्रशिक्षण की कमी। तो इस आधार पर आपको आरटीआई के मुद्दे भी इतने से पॉइंटों में याद हो जाएंगे। बस इतने से पॉइंट में आरटीआई के मुद्दे हैं, इनको याद कर लेंगे। इतने से पॉइंट में फैक्ट भी हो गए, और आपके पास हेडिंग सब हेडिंग हो गई। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, और 5वां ये हो गया। इस तरीके से इजीली आप इसके नोट्स यहाँ तक बनाने में सक्षम हो जाएंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जाए सजेशन, तो सजेशन में ये पॉइंट है 1, 2, 3 और 4, ये 3-4 पॉइंट है सजेशन में दे देने हैं आपको। बस ये आपसे आसानी से खत्म हो जाएगा। ये था मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपसे कोई पूछे कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया था, इसमें प्री के फैक्ट भी आ जाएंगे दोस्तों, प्री के फैक्ट भी आ जाएंगे, मेंस के फैक्ट आ जाएंगे, सब चीज आ जाएंगे इसमें। अब मुझे इसके नोट्स बनाने थे कि आर्ट एक्ट ये आपके सामने लिखा है, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है ना, इस तरीके से अब जैसे अगले टॉपिक की मैं बता रहा हूं, जैसे इसके बनाने मुझे एक अपना यह है कि सीआईसी के द्वारा शुरू की गई पहल,
ठीक है ना। तो पहल कौन कौन सी है, पहला लेक्स है ऑनलाइन पोर्टल, बस एक हो गया। दूसरा मुझे लिखना है ई गवर्नेंस, ठीक है ना। ई गवर्नेंस के अंतर्गत क्या है, ई सुनवाई, ई अधिसूचना, ये हो गई। एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं कि ई अधिसूचना, ई सुनवाई, ये पॉइंट मुझे लिख देने इसमें ताकि मेरे पास हो। इसके अलावा ये हो गया NFIC, एक पॉइंट हो गया NFICI, ये इसको लिख देना है। और एक पॉइंट हो गया आपको RTI एक्ट 2019, ये इसके अंतर्गत नए चेंजेस किए हैं, तो ये हो गया आपका एक पॉइंट, ठीक है ना। अर्थात मुझे RTI को जब भी इसके शॉर्ट नोट्स पढ़ाने तो 3-4 पॉइंट पता होने चाहिए। जैसे RTI एक्ट है, सबसे पहले करंट में क्यों था उसका मैंने लिख दिया, फिर RTI एक्ट 2005 क्या है, फिर CICCI क्या है, इसके अलावा CIC के मुद्दे क्या है, इसके अलावा सरकारी पहल क्या है, ठीक है ना। और इसके अलावा मुझे पॉइंट अगला लिखना है, सरकारी पहल क्या है, मुद्दे क्या है, ये तो हुई गए। अगला पहल लिखना है अपने सजेशन। इस आधार पर आपका CIC का ये करंट का टॉपिक है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इससे मेंस के प्री के सब तरह के आंसर आप देने में सक्षम हो जाएंगे। इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ाने। जैसे अगले टॉपिक और बताता हूँ, एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे न्यायिक जवाब देता, सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप जब भी किसी चीज के नोट्स पढ़ाओ तो लिखो मत, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए कि न्यायिक जवाबदेहिता क्या है। अब न्यायिक जवाबदेहिता लिखी, अब इसमें करंट में क्यों है, तो हाल एक एग्जांपल लिख देना, उड़ीसा उच्च न्यायालय अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला पहला राज्य बन गया। तो ये आपकी प्री के लिए भी काम आएगा और ये मेंस के लिए भी काम आएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट लिखना है उड़ीसा हाई कोर्ट एनुअल रिपोर्ट जारी करने वाला पहला बन गया, इसने एनुअल रिपोर्ट जारी करी। तो ये हो गया आपका ये हेडिंग, ठीक है ना, ये इस तरीके से। इसके बाद अगर आपको लिखना है न्यायिक जवाबदेहिता के बारे में, तो देखो अब इसके बाद लिखना है न्यायिक जवाबदेहिता क्या है। तो पहला लिखना डायरेक्ट लिखना कि ये इतना व्यक्तिगत, ये लाइन लिख देना, व्यक्तिगत या संस्थागत रूप से जिम्मेदार बनाना। क्या है ये, एक जिम्मेदारी है किसकी, न्यायपालिका की। तो न्यायपालिका को जिम्मेदार करने के लिए हमें यह चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो ये हो गया डायरेक्ट। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तब जाके आपके नोट्स बनेंगे। मैं आपको बता रहा हूं लाइव प्रैक्टिस करके देखो, आप अपने आप इन चीजों को बता देंगे। यानी कि न्यायपालिका को जिम्मेदार बनाने के लिए किसके प्रति, वैधानिक और संवैधानिक कार्यों के प्रति, ठीक है। ये लाइन हो गई आपकी। इसके अलावा अब ये पूछा जाए कि क्यों जरूरी है, ये जवाब देता क्यों जरूरी है, तो ये हो गया आपके पास हेडिंग, इनको यूज कर दो, क्यों है जरूरी है। ये 3-4 पॉइंट इसमें लिख देंगे आप आराम से, ये आपके शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा न्यायिक जवाबदेहिता के मुद्दे डायरेक्ट लिखना है कॉलेजियम प्रणाली, इसमें इसको लिख देना है शक्ति का केंद्रीकरण हो रहा है। देखो जैसे मैं कैसे लिखूंगा, एक हो गया कॉलेजियम, तो कॉलेजियम में 2 चीज डालूंगा, इसमें एक तो पारदर्शिता का अभाव है, एक शक्ति केंद्रीकरण है, ठीक है। ऐसे लिखूंगा मैं ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उसको, मैं कीवर्ड यूज करूंगा, यही तो मैं बताना चाहता हूं आपको, कीवर्ड है उसको यूज किया जाएगा, या कह सकते हैं भाई भतीजावाद है, ठीक है। इस तरीके से कीवर्ड यूज किए। इसके अलावा न्यायाधीशों का आचरण, ठीक है। इसके अलावा इनका ये देखना है नियुक्ति आंतरिक कामकाज में पारदर्शिता का अभाव, तो इस तरीके से आपको पॉइंट करने तो मतलब हेडिंग सब हेडिंग ये देनी है इस तरीके से, तब जाके आप काम करेंगे। रही बात आपके पास ये फैक्ट है, ये फैक्ट जरूर लिखना है। जैसे लंबित मामले कितने, तो ये फैक्ट आपके पास होना चाहिए कि 2010 से लेकर के 2020 तक लंबित मामलों में वृद्धि हुई है, ये लाइन आपको लिखनी है। तो जो पॉइंट लिखो आप न्याय, ये एक पॉइंट लिखना, तो इनमें ये एग्जाम्पल आपको जरूर लिखते हुए चलना है। फिर इसके अलावा न्यायिक जवाबदेहिता के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, तो उसमें से 1-2-3 पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जवाबदेहिता के लिए कदम उठाए गए। तो मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा था कि क्या क्या चीजों पे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ताकि किस तरीके से आपको नोट्स बनाए जाने चाहिए। अब प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, इसमें अभी तक हम देख रहे थे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे लिखना है इसके बारे में नोट्स, NEBA नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो कितनी लाइन लिखूंगा, एक लाइन लिखूंगा कि इसको किसने चलाया है, तो संसदीय कार्य मंत्रालय, बस एक लाइन होगी। फिर इसका उद्देश्य क्या है,
विधायी निकाय संबंधित सभी डेटा को एक ऑनलाइन अपलोड करवाना, बस ये इसका दूसरा उद्देश्य है। बस इतना खत्म कर देना है, यानी कि डेटा है जो विधायी निकाय से जुड़ा हुआ डेटा है उसको यहाँ पर क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। तो ये हो गई एक लाइन और बस खत्म। इस पूरे पॉइंट के बारे में 2 लाइन लिखनी है, किसने चलाया, संसदीय कार्य मंत्रालय ने। और दूसरी पॉइंट क्या लिखनी है आपको कि इसका उद्देश्य क्या है, बस खत्म। इसके अलावा आपको दल बदल विरोधी कानून, तो इसमें 2 ध्यान रखना है कि कब आया था, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कब आया। ये 10वीं अनुसूची में आया था, 52वां संविधान संशोधन आया था 1985 में, ठीक है। अब इसमें माना है 2 पॉइंट लिखा, किसे माना जाएगा और किसे नहीं माना जाएगा। इसमें 2-3 पॉइंट लिखना है जो आपके पास है और इसमें 2-3 पॉइंट लिखना है जो आपके पास है। इस तरीके से आपको नोट्स बनाने दोस्तों, तभी जाकर के आप काम कर पाएंगे। अगर आपसे बहुत सारे दोस्त बोलते हैं सर नोट्स कैसे बनाए, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, लेकिन मैं फिर एक बात बोल रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स वही व्यक्ति बना पाएगा जो डिटेल से पहले अच्छी तरीके से पढ़ा। हर कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकता, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो वही बात हो गई, ये फैक्चुअल हो गया। अब मैंने बताया ना कि किसे माना जाएगा, तो 1 कंडीशन, 2 कंडीशन और 3 कंडीशन, ये तीनों आपको लिख लेना है, बस इतना सा। दल बदल के कौन को किसे नहीं माना जाएगा, 1 कंडीशन 2 कंडीशन, इन्हें नहीं माना जाएगा, ये आपको लिख देना है। तो इस तरीके से आपको अपने नोट्स तैयार करने, मैं ये कह रहा हूं ये होते हैं शॉर्ट नोट्स। अगर इस तरीके से आप लिखोगे तो 1 पेज में आप कवर कर दोगे काफी चीजें, प्री और मेंस सबको। तो करंट आपकी कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं होगी अगर आपने इस तरीके से नोट्स बनाए। लेकिन इन नोट्सों की एक कंडीशन है कि आपको रिवीजन जरूर करना पड़ेगा, अदरवाइज इनमें हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं क्योंकि हम उनको लिखते नहीं है। तो जो दोस्त हमारे इन चीजों जिनकी डिमांड है शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, हमेशा शॉर्ट नोट्स प्री हो चाहे मेंस हो, इस तरीके से आपको बनाने। इसमें प्री मेंस सब आ जाएंगे, आपको किसी प्रकार कोई चीज की कमी नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो जब भी आपको शॉर्ट नोट्स की बात आए तो इन चीजों का ध्यान रखना। जैसे अगर मुझे जैसे अब इस WTO के नोट्स बनाने, ठीक है, आपके सामने WTO के नोट्स बनाने, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि करंट में क्यों है, करंट में कैसा है, क्योंकि 12वां संविधान हुआ है, ये लाइन लिख दूंगा। फिर दूसरा देखो कहां हुआ है, जेनेवा में हुआ है, ठीक है। तीसरी लाइन लिख दूंगा जेनेवा पैकेज के बारे में, बस इस तरीके से लिखते जाओ। 12वां है, जेनेवा में हुआ, जेनेवा पैकेज हुई, इस तरीके से आपका ये पूरा लाइन खत्म हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं पूछूंगा जेनेवा पैकेज में क्या पॉइंट है, 3-4 पॉइंट मुझे यहां से लिखना है कि एक तो सब्सिडी, नुकसानदायी सब्सिडी पर अंकुश लगाया गया, एक ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पर काम किया गया, एक ई-कॉमर्स को ज्यादा आगे बढ़ाया गया, एक कोविड वैक्सीन की छूट दी गई है IPR रिलेटेड, और एक ये घोषणा की गई। इन 5 पॉइंटों को मैं यहां लिख दूंगा, 1 2 3 4 5 पॉइंट। इस तरीके से मेरी नोट्स खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं जाऊंगा आगे मेंस के, ये देखो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कृषि समझौता क्या है, किसका है, ट्रिप का एग्रीमेंट क्या है, ये आपको लिखना है, ये आपको जरूर लिखना है, ये आपके प्री के लिए आपको जरूर लिखना है। जैसे पूछा एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर, तो किससे संबंध है, WTO से संबंध है, और ये सब्सिडी के साथ संबंध है। WTO में एग्रीकल्चर से दी जा रही सब्सिडी संबंध है। ट्रिप, अगर मैं बात कर ट्रिप, ये क्या है, ये भी IPR से संबंधित है। इतना पता होना चाहिए कि किससे संबंधित है, एग्रीमेंट क्या कह रहे हैं, बाकी ज्यादा आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए इनके बारे में, और उसके थोड़े थोड़े नोट्स आपको बना दो, ठीक है। अब जेनेवा पैकेज एवं भारत, उसको लिखना है। तो एक एक पॉइंट लिखना है। भारत को क्या फायदा होगा, मछली पालन में सब्सिडी की कटौती होगी, इससे भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। WTO के कार्यक्रम में छूट मिलेगी, इससे भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। वैक्सीन, एक एक लाइन लिखना है बस, ये छोटी छोटी लाइन। ई-कॉमर्स में क्या होगा। तो जितने भी पॉइंट दिए गए 4-5 पॉइंट, इनको लिखना है आपको हेडिंग सब में। जैसे मछली पालन में सब्सिडी कटौती, इससे क्या होगा, भारत में अनिश्चितता बढ़ेगी मछुआरों की, क्योंकि भारत क्या देता है, उनको ज्यादा छूट देता है, इसलिए अनिश्चितता बढ़ेगी, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। और इसलिए भारत किसकी मांग करता है, SND की मांग करता है। लेकिन आपको पहले SND के बारे में पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप इसको अच्छे से कर पाओगे, अगर पता नहीं है तो नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से पॉइंट बनाए। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी की बात आ रही है, वो पॉइंट लिख देना है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें कोविड वैक्सीन की बात आ रही है, वो लिख देना है। तो ये वाले पॉइंट आपको लिखते हुए जाना है, तब जाके इसको नोट्स बनाने, बाकी और चीजों को छोड़ दो। और इसमें जो फैक्ट है उसको आप अच्छे से तैयार कर लो, उसको साथ साथ में लिखते जाओ। फिर WTO और भारत, तो पहला है कृषि मुद्दा, कृषि सब्सिडी का। और कृषि सब्सिडी में है
कि भारत चाहता है कि सब्सिडी ज़्यादा दी जाए और ये चाहता है कि नहीं दी जाए। दूसरा मुद्दा है जीआई का, ये लिख देना है आपको। तीसरा मुद्दा है निवेश का, ये लिख देना है। चौथा मुद्दा है ये व्यापार का, ये लिख देना है। ये बस हेडिंग सब हेडिंग डाल के इस मुद्दे को खत्म कर देना बस। और इनमें एक एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे भारत इन नॉन टैरिफों को तर्कसंगत बनाने की बात करता है, जबकि डब्ल्यूटीओ उनको भी बनाने पे काम नहीं कर रहा है। तो ये नोट्स आप तभी बना पाओगे तब आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है ना। ऐसे अगर डब्ल्यूटीओ के हम पूछे अगला क्वेश्चन कि डब्ल्यूटीओ के मुद्दे कौन कौन से, ये हेडिंग दे दो बस, और ये एग्जाम्पल आप पढ़, ये एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल एग्जाम्पल और एग्जाम्पल। जैसे डब्ल्यूटीओ के समक्ष चुनौतियां क्या है, पहली है चीन की आक्रामकता, एग्जाम्पल दे सकते हैं। दूसरी है बदलता वैश्विक व्यवहार, ये भी देख सकते हैं। तीसरी है डब्ल्यूटीओ का निष्क्रिय होना, तो उसमें ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है, तब जाके आपके नोट्स होंगे। इसके अलावा जैसे मान लो ब्रिक्स, तो पहला प्री का फैक्ट तो आपके पास ये होगा। प्री का फैक्ट क्या होगा, ब्रिक्स क्या है, 5 देश है इसमें ब्रिक्स में, ठीक है ना, भारत एक शामिल है। और ये ब्रिक्स का बीजिंग डिक्लेरेशन लिखना है, बीजिंग डिक्लेरेशन। तो मेरे कहने का मतलब है कि नोट्स आप तभी बना पाओगे तब आपको पता होगा कि क्या चीज छोड़नी है क्या लिखनी है। इसलिए जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाओ तो इन चीजों को जरूर ध्यान रखो, ठीक है ना। तो ये प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं। तो अगर मैं बात करूं इसकी अध्यक्षता किसने करी, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा कि देखो ब्रिक्स का ये देखूं BRICS 14वां सम्मेलन हुआ है, चीन ने अध्यक्षता करी है, ठीक है, ये मुझे लिखना है। दूसरा इसका संबंध किससे है, बीजिंग डिक्लेरेशन से है, ये लिखना है मुझे। इसके अलावा भारत का क्या सहयोग है, भारत के बारे में लिख दूंगा, ठीक है ना। इसके अलावा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इसमें जो प्री का पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा तो ये है, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, ठीक है। इसके अलावा IMF का सुधार क्या है, ये क्या है, और ये क्या, ये आपका प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट भी हो जाएंगे। तो ये पॉइंट आपको लिखने, बाकी छोड़ देने, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको विजन की मैगजीन उसके नोट्स बनाने। जैसे अगर बात करें इकोनॉमी के नोट्स बनाने, तो देखो आपको 2 चीज पता है, GDP और GBA। अब ये कुछ करंट नहीं, बस इनको 2 तरह की विधियां इनको देखना है। तो इसमें देखना है GDP में क्या होता है, GDP में क्या होता है। एक कीवर्ड लिखना है कि इसमें यह विधि होती है, उत्पादन, आय और व्यय, और इसमें यह विधि होती है, आउटपुट। बस अब इतना देखना है, उसके बाद आपको खुद को पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। इस तरीके से आप GDP और GBA में आराम से इनका वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बाकी ये तो आपको वैसी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कौन कौन से मुझे कीवर्ड डालने, कौन कौन से छोड़ने, ठीक है। ऐसे ही आपको जानना ये कि FDI क्या है, ठीक है ना, ये आपको देखना है स्वचालित मार्ग से कैसे है, सरकारी मार्ग से कैसे दिया होगा। तो 3 पॉइंट आपके ये बन जाएंगे, इसमें ये लिख लेना, ठीक है ना। उसके अलावा FPI के बारे में जानना है कि FPI क्या है, तो यहां से लिख देना है कि अगर 10% से कम FDI है तो क्या जानी जाएगी, FPI जानी जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट आपको लिखना है पूरा, ये लिख देना है, ये लिख देना है, ये तब जाके आपके शॉर्ट नोट्स इस विषय पर तैयार हो जाएंगे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ों को आपको शॉर्ट नोट्स में यूज करना है, तो इनको यूज करना है, तभी आप वो शॉर्ट नोट्स अच्छे से तैयार कर पाओगे। ठीक है ना। तो ये था आपका मैगजीन से रिलेटेड, ठीक है। मैंने थोड़ा थोड़ा लिया है इसमें से और काफ़ी चीज़ें मैंने आपको कराई। अब एक आता है हमारे सामने कि टेस्ट सीरीज से नोट्स कैसे बनाए, प्री के नोट्स कैसे बनाए। भाई प्री की अगर आप टेस्ट सीरीज देंगे तो उसके नोट्स कैसे बनाए। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे प्री टेस्ट सॉल्यूशन के नोट्स, ये आता है हमारे समक्ष। तो देखो दोस्तों, जब भी प्री टेस्ट सॉल्यूशन के नोट्स अगर आपको बनाने हो तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि पहले तो टेस्ट दो, सबसे पहले टेस्ट दो, उसको क्या करो, आंसर सॉल्व चिन्ह लगाओ, टिक लगाओ, उसके बाद उसका आंसर देखो, उसके बाद देखो हाँ सही है गलत है वो छोड़ दो। उसके बाद जाना है जो जो क्वेश्चन आपके गलत हुए उन पे जाना है। तो डायरेक्ट मान लिया मुझे पहले क्वेश्चन का ये लिखना है कि भाई ये क्वेश्चन था जो मेरा नहीं जानता था, टेस्ट फर्स्ट, ठीक है, और इसका पहला क्वेश्चन टेस्ट फर्स्ट है, इसका पहला क्वेश्चन लिखना है। तो पहला क्वेश्चन मुझे डायरेक्ट लिखना है कि आर्टिकल 25 क्या है, आर्टिकल 25 से 28 क्या है, और इसमें सभी प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता है।
ठीक है, ये लिख दिया। अर्थात सभी प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता है, मैं कुछ भी चुन सकता हूं, कुछ भी छोड़ सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, ये है। दूसरा है कि धर्मांतरण प्रतिषेध है, बाध्यकारी धर्मांतर प्रतिषेध है, ये प्रतिषेध है, इसकी स्वतंत्रता नहीं। ये पॉइंट लिख दी यहां से उठा करके। इतना सा लिखना है आपको, पूरा पॉइंट नहीं लिखना है, इतना लिखना है। तीसरा लाइन ये कि ये विदेशियों के लिए भी उपलब्ध है। इस बस इतना सा पॉइंट में आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया। पहला, सही प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता, चाहे वो व्यक्ति मान सकता है नहीं मान सकता। दूसरा, ये बाध्यकारी धर्मांतरण को रोकता है। और तीसरा, विदेशियों के लिए जरूरी है, विदेशियों के लिए भी अलाउ है। ये 3 पॉइंट लिखने, बस आपका ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया आपके पास। जब दोबारा आप टेस्ट सीरीज सोल्यूशन करें, टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, इन 3 पॉइंटों के आधार पर करना है। करना क्या है कि सही प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता, ये आपने लिखा है अपने शॉर्ट नोट्स में, लेकिन उसी दौरान आपको मनन करना है कि सही प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है कि कोई मान सकता है, नहीं भी मान सकता है, और किसी दूसरे को भी मान सकता है। ये आपको उस टाइम रिवीजन होना चाहिए। अदरवाइज आप रिवीजन नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं है। इन जो भी शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं उनका रिवीजन नहीं हो पाया तो कोई फायदा नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए आपका रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन का, अगर मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने, इसके कोई बोले मुझे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, तो देखो मैं क्या करूंगा भाई, दूसरा नंबर का क्वेश्चन लिखा, ठीक है, तो लिखना है आर्टिकल 360 व्यक्ति आपात। ठीक है, घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति की घोषणा कब करता है? राष्ट्रपति संतुष्ट हो। ठीक है, 38वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि राष्ट्रपति का रिव्यू नहीं होता था, और बाद में ये डायरेक्ट आना है। 44वां में क्या बात हुई कि रिव्यू हो सकता है। बस ये इतना सा लाइन लिखनी है, पूरी की जगह खत्म। तो इस तरीके से नोट्स बनाओ आप कि 360 व्यक्ति राष्ट्रपति। जब भी टेस्ट सोल्व करो ऐसे छोटे छोटे नोट्स बना लो, उन्हीं का रिवीजन करो। तो जब भी मैं इसको दोबारा रिवीजन करूंगा, मेरे मन में आना 360 का मतलब क्या है। 360 का मतलब व्यक्ति आपातकाल है। 360 का यह है कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, राष्ट्रपति कैसे लागू करता है। उस समय हमें सब कुछ याद करना है, रिवीजन करना है। उस समय तो सब रिवीजन करना है, ध्यान रखना। लिखना सिर्फ इतना ही है बस। ठीक है, इसी प्रकार मैं आगे करूं, अगला क्वेश्चन की बात करूं, जैसे 3D, ये 3 है, ये करना है। तो इसका मतलब क्या है कि देखो, सबसे पहली बात है ये रिपोर्ट है, इंडिया स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, अब इसको जारी करने वाला कौन है? जारी करता कौन है? पर्यावरण मंत्रालय, लिख दिया। दूसरा, ये मतलब क्या हुआ, कब जारी की जाती है? ये द्विवार्षिक है। यहां से एक लाइन उठा ली। कौन तैयार करता है? FSI, ये तैयार करता है। इसके अलावा इसमें 2 वर्षों वृद्धि कितनी हुई है? वृद्धि कितनी हुई? 2261 की हुई है, 2261 किलोमीटर स्क्वायर, ये वृद्धि हुई है। तीसरा पॉइंट लिखना है कि टॉप कौन है? टॉप कौन है? तो पहला पे आंध्र प्रदेश है, दूसरा पे कौन है? तेलंगाना, तीसरा पे कौन है? उड़ीसा। इस तरीके से मुझे इसके क्या करने, नोट्स बना देने। तो मैं ये कह रहा हूं कि इतने बड़ा पॉइंट को मैंने इतने से पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। इसे बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। टेस्ट सीरीज के शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाने, वो आपको इस तरीके से समझना, तभी जाकर के आप ये कर पाएंगे। अदरवाइज आप इनको नहीं कर पाएंगे। और ये सारी चीज़ आती है दोस्तों प्रैक्टिस से। हमारे बहुत से दोस्त प्रैक्टिस नहीं करते और बाद में बोलते हैं सब शॉर्ट नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए। लेकिन शॉर्ट नोट्स दोस्तों तभी बना पाएंगे जब आपने प्रैक्टिस की है अच्छे से। ठीक है ना, तो इसलिए आपसे अभी से रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करें। बहुत सारे दोस्त प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते और उनकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं। और फिर बोलते हैं सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए? भाई शॉर्ट नोट्स वही बना पाएगा जिसने अच्छे से प्रैक्टिस करी है। ठीक है ना, इससे अगले का मैं बताऊं कि इसके बारे में अगर 14 का क्वेश्चन बनाना है तो संसदीय सरकार की विशेषताएं लिख देना है कि 2 प्रकार की कार्यपालिका। ठीक है, दूसरा बहुमत का शासन, तीसरा उत्तरदायित्व, चौथा पॉइंट लिख दूंगा विधायिका से मंत्री, एक पॉइंट लिख दूंगा प्रधानमंत्री, और एक लिख दूंगा राज्य। अच्छा, भारत, यहां से भारत और ब्रिटेन में क्या अंतर है? भारत और ब्रिटेन में, भारत में रिपब्लिक है और वहां राजा का शासन है, इतना अंतर। बस इस तरीके से मैं इसको खत्म कर सकता हूँ नोट्स। अगला पॉइंट पे अगर बात करूं, नीति आयोग, एक एक चीज। अब नीति आयोग का संगठन, अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। शासी में कौन है? ये है। क्षेत्रीय परिषद में ये है, और विशेष आमंत्रण में ये है। तो देखो, अध्यक्ष PM डायरेक्ट, उपाध्यक्ष PM नियुक्त करता है। ठीक है,
87% सभी राज्य प्लस यूटीज के शासक इसमें शामिल होते हैं। क्षेत्रीय परिषद, इसमें कुछ राज्यों के जो जिनकी क्षेत्रीय परिषद होती है वो शामिल होते हैं। पूर्णकालिक सदस्य 3 होते हैं, उपाध्यक्ष होता है, सदस्य होते हैं, अंशकालिक सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। ये आपको लिख देना है बस एक एक पॉइंट इसमें, और इस तरीके से आप इतने को इतने से में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। जैसे अलग अगला है ये, तो यूएसए का संघीय ढांचा और इंडिया का, इन दोनों में अंतर लिखना है। यहाँ संघ मजबूत है, नहीं यहाँ संघीय ढांचा अच्छा है, यहाँ कमजोर है। भारत में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, वहां नहीं पाई जाती। तो ऐसे एक एक पॉइंट को, ये देख, राज्यपाल के बाद विवेकाधीन शक्ति होती है। अब ब्रैकेट में आपको आर्टिकल 161 या 161 है। तो मेरा कहने का मतलब इस तरीके से आपको जस्ट एक डेमो बता रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा मैं नोट्स बना के, ये इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, तभी जाकर के आप अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाएंगे। और ये शॉर्ट नोट्स तभी काम आएंगे तब आपने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ रखा हो मेरे दोस्तों। जैसे अगर मुझे ये क्वेश्चन बनाना है, ऐसे भाई क्वेश्चन नोट्स बनाने इसके कि मैंने क्वेश्चन 9 में किया और इसमें 9वां क्वेश्चन, अब इसको मुझे गलत करना। तो देखो सबसे पहले अगर बात करूं मैं, तो देखो AIIB उपाध्यक्ष बनाए कौन? उर्जित पटेल। कौन बनाए? उर्जित पटेल। बस ये लाइन पूरी खत्म हो गई। अब AIIB क्या है? बहुपक्षीय विकास बैंक है, ठीक है। इसका अध्यक्ष निदेशक 167 परियोजनाओं को निदेशक करे। फिर इसमें कितने सदस्य हैं? 105 सदस्य। फिर इसमें कब स्थापन हुआ? 2015 में बना। अन्य सदस्य, भारत भी इसे ऋण लेता है, और इसका कितना भारत दूसरा सबसे बड़ा भागीदार है। ये 4-5 पॉइंटर्स में आप AIIB को खत्म कर सकते हैं। AIIB। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने। जैसे अगर आपको बोलना है कि भाई ये क्या है, तो बात पढ़ना है, तो इतना बात पढ़ना है, चंपकम दोराई राजन बार। तो लिखना कितना सा है कि भाई इसमें DPSP की बजाय फंडामेंटल राइट को वरीयता दी, इतनी सी लाइन लिखनी है बस, इससे आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा। चंपकम दोराईवाद हुआ था, आपको देखो ध्यान रखना, कहानी पता होनी चाहिए कि चंपकम दोराईवाद क्या था, क्या चीजें थी, लेकिन उसका समराइज आपको लिखनी है कि चंपकम दोराईवाद है वो DSP और फंडामेंटल राइट का डिस्प्यूट था, जिसमें फंडामेंटल राइट को वरीयता दी गई थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये। इसके अलावा गोलकनाथवाद, इसके बाद लिखना है आपको गोलकनाथवाद। ये कब आया? 1967 में। और इसमें क्या किया? इसमें DPSP की बजाय किसको वरीयता, इसमें फंडामेंटल राइट को वरीयता दी। बस ये लाइन लिखनी है। इसके बाद 24वां संविधान संशोधन और 25वां संविधान संशोधन किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए 24वां में क्या था और 25वां में क्या था। 24वां में ये था कि भाई फंडामेंटल राइटों को वरीयता दी गई थी, और 25वां में ये था, 24वां में ये था कि जो 368 है उसके आधार पर फंडामेंटल राइटों में संशोधन कर सकती है कौन? संसद। और 25वां में क्या था? इसमें क्या है कि 331 ये जोड़ा गया था, इतना ध्यान होना चाहिए। केशवानंद भारतीवाद आया, इसमें 31 है, इसको तो बनाए रखा, लेकिन इसमें बेसिक स्ट्रक्चर आया, इतना ध्यान रखना है। मिनर्वा मिल्स के बाद में क्या हुआ कि DPSP प्लस फंडामेंटल राइट है, इनमें समन्वयता बनाई गई थी ना, दोनों को वरीयता दी गई, और बोला गया 39B एंड C को वरीयता दी जाएगी फंडामेंटल राइट से। सभी फंडामेंटल राइटों को वरीयता दी जाएगी, लेकिन मतलब मेरा कहने का मतलब है इसमें यह कहा गया था कि देखो सभी DPSP की बजाय केवल 39B और C को लागू करते टाइम यदि फंडामेंटल राइटों में कोई दिक्कत आती है तो इसको क्या कह सकता है? वरीयता दी जा सकती है। किसको? DPSP। तो ये बात, तो जो भी केस है उसकी डेट, उसका क्या मेन है, वो आप उस तरीके से उसका शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। मेन का गांधी बाग ये आर्टिकल 21 से था। आई कोलवाद ये 9th शेड्यूल से था। इतनी बड़ी चीज के आप नोट्स 3-4 पॉइंट बना सकते हो, और यही आपकी टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन का तरीका होना चाहिए, और इसी से ही आप नोट्स तैयार कर सकते हो, इसी से ही आप अच्छे से आंसर दे सकते हो, तभी जाकर के आपका सॉल्व हो पाए। तो मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा था आपको। अगला अगर हम देखें टेस्ट सीरीज, अब आता है NCERT के नोट्स कैसे बनाए। कई लोग बोलते हैं सर हमने NCERT के इतने पेज भर गए, कई बोलते हैं सर हमारे डेली करंट में इतने पेज भर गए। भाई बनाने का तरीका होना चाहिए, आपके पेज बिल्कुल ही नहीं भरेंगे।
जैसे अभी आपको एनसीईआरटी नोट्स पढ़ाते बताते जो मैडम ने भी पढ़ाया है आपको। देखो, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं एनसीईआरटी। देखो इसमें हाईलाइटेड शब्द है। तो सबसे पहले मानचित्र की बात करेंगे। तो सबसे पहले भारत के बारे में जो मानचित्र की बात की गई थी वो इसने की थी। तो इसका नाम लिखना है आपको, कि ये लाइन लिख लेनी है, अल इंद्रिसी। 12वीं शताब्दी में बना सबसे पहले भारत का मानचित्र अल इंद्रिसी के द्वारा। ठीक है, ये लिख दिया आपने। और अल इंद्रिसी कौन था, कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। ये फ्रांसीसी मानचित्रकार था। ये लिख देना है आपको इधर ब्रैकेट में, ये कौन था, फ्रांसीसी मानचित्रकार। बस ये लिख देना है। इसके अलावा ये सब खत्म हो गया। ठीक है ना। इसके बाद अब आ गया, ये कोई काम का नहीं है, इसको छोड़ देना है। इसके अलावा ये 4-5 बुक है आपको पता होनी चाहिए, जो मैडम ने बताई थी आपको, जिनका उल्लेख इन पे हुआ था। ठीक है ना। ये रही बुक, कौन कौन सी बुक है, किसने लिखी, ये वाली। तो इसको इसमें से लिखा दिया कि निम्न में से सर्वप्रथम हिंदुस्तान का प्रयोग किसने किया था। तो ये बुकों का नाम आपको पता नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें से हिंदुस्तान शब्द के बारे में पूछा है, आपको पता होना चाहिए हिंदुस्तान का मतलब क्या है और किस बुक में इसको सबसे पहले उल्लेख किया गया था। ठीक है ना। और किस तरीके से हिंदुस्तान को जोड़ के देख रहे हैं। ठीक है ना। तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर इसके अलावा बाबर ने, ये बाबर की वाली बात हो गई इसमें, ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसको नोट डाउन कर दो। इतिहास के स्रोतों की बात करें, इतिहासकार व स्रोत। इतिहास के स्रोत 2 प्रकार से हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो इनको हेडिंग दे दो, ये चीज हो गई। फिर यहाँ के पास हो गया, ये खत्म हो गया। ठीक है। अभिलेख का मतलब क्या है, ये लिख दिया आपने इतना सा, ये अभिलेख का मतलब हो गया। पांडुलिपि का मतलब क्या है, ये आपने लाइन लिख दी, पांडुलिपि हो गई। तो मेरा कहने का मतलब है इन लाइन को लिखो, आपको पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरीके से मैडम ने बताया इसमें आपको देखा होगा, और आपने हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी देख रहे होंगे वहां समझो कि किस तरीके से मैडम ने आपको हिस्ट्री के एनसीईआरटी के नोट्स बनाने की बातें की गई, तब जाकर के आप ऐसा कर पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो एनसीईआरटी से नोट्स तो ऐसे तैयार करने जो आपको मैडम ने बताए थे, आप उनको वीडियोज को देखो। ठीक है। अब मैं आपको और बता देता हूँ थोड़ा सा एक चीज के बारे में, और बाकी आप खुद प्रैक्टिस करना। अगर उसके बाद कोई डाउट आए तो मुझे बता देना। जैसे अगर आपको नोट्स बनाने हैं, किसी विजन की नोट से, क्लास के नोट से अगर नोट्स बनाने हैं, तो आपको फिर थोड़ा सा हम बता देते हैं कैसे बनाने दें। जैसे मैंने ये नोट्स बनाए थे कि भाई सोशल इशू में मुझे सांप्रदायिकता को लेकर के नोट्स बनाने, और सांप्रदायिकता आपका टॉपिक है जीएस फर्स्ट में। ठीक है, जीएस फर्स्ट है, उसमें सांप्रदायिकता आपका टॉपिक है। और इसको आपके जीएस फर्स्ट में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है मेंस में। तो आपको पता होना चाहिए सांप्रदायिकता के नोट्स कैसे बनाए जाए। तो देखो सबसे पहले पता होना चाहिए कि सांप्रदायिक, यहाँ इतनी पूरी कहानी का मैं एक लाइन में लिख दूंगा सांप्रदायिकता क्या है। तो सांप्रदायिकता क्या है, अपनी, देखो सांप्रदायिकता क्या है, अपनी निर्जातीय पहचान को सर्वोच्च मानकर अन्य को हीन समझना, अन्य को हीन समझना प्लस उसके प्रति घृणा एवं नफरत का भाव रखना, ये क्या होती है सांप्रदायिकता की स्थिति होती है। तो पूरी इतनी बड़ी इंट्रोडक्शन को मैंने इतने से छोटे उसमें लिख दिया। ये सारी चीजें दोस्तों आती है प्रैक्टिस। ठीक है ना, ये हो गई सांप्रदायिकता। अब मुझसे बोले कि सांप्रदायिकता की विशेषता क्या है, तो पहले लिखूंगा ये रूढ़िवादिता होती है, दूसरा लिखूंगा इसमें घृणा का भाव होता है, ये लिख रहा है इसमें। तीसरा इसमें अन्य के प्रति नफरत, एक लिखूंगा आप इसमें मुख्य रूप से अपने धर्म को, अपनी जाति को सबसे श्रेष्ठ मानना। तो ऐसे ये धार्मिक विश्वासों का अति होना, रूढ़िवादिता का होना, घृणा का होना, और दूसरे के प्रति या दूसरे धर्म को पूर्ण तरह समाप्त करना, ये इसकी क्या है विशेषता है। तो जब भी आप डिटेल से नोट्स पढ़ो तो उसमें शॉर्ट नोट्स इधर साइड में बढ़ाते जाओ इधर। फिर पूछा कि भाई सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले कारक कौन से, मैं डायरेक्ट लगूंगा राजनीतिक कारक। एग्जाम्पल, अंग्रेजों की फूट डालो नीति, अंग्रेजों की प्रत्यक्ष निर्वाचिका की नीति, ये है आपका राजनीतिक कारण जिसने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। आर्थिक कारक, मुसलमानों पर की पिछड़ा रह गया, उनको रोजगार का अभाव रह गया, सामाजिक आर्थिक रूप से असमानता पहली, और जिसकी वजह से मोपला किसान आंदोलन वो भी हुआ। तो ये मैंने सब यहां से लिखा रही है, लेकिन लिखना आपको इस तरीके से शॉर्ट नोट्स में। इसी प्रकार से ऐतिहासिक कारण, तो ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को विभाजित किया, प्राचीन इतिहास को हिंदू इतिहास का नाम दिया और मध्यकालीन इतिहास को मुस्लिम इतिहास का नाम दिया। इससे भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। सामाजिक कारण की बात करूं तो भाषाई कट्टरता, मुसलमानों का शिक्षा में पिछड़ापन, इसकी वजह से भी दोनों में सांप्रदायिकता बनी।
तो ये जो पूरी कहानी मैंने इतनी बड़ी लिखनी थी आपको, इतनी बड़ी कहानी है, इसको डायरेक्ट शॉर्ट कर दिया। लेकिन आपको इसमें फैक्ट भी आ गए, एग्जाम्पल भी आ सकते। इसके अलावा सांप्रदायिक का विकास कैसे हुआ, तो सांप्रदायिक में स्वतंत्रता से पूर्व तो नरमपंथी चरण, तो इसमें थोड़ा बहुत क्या है कि कुछ मुसलमान शिक्षित हुए और इसमें इनका रोल रहा, सर सैयद खान का रोल रहा, ठीक है ना। और इस तरीके से छोटे छोटे आंदोलन, शोधी आंदोलन, गौ हत्या आंदोलन, इसकी वजह से भी कहीं कहीं सांप्रदायिकता बढ़ी। इसके अलावा ये अंतर्राष्ट्रीय कुछ संगठन बने, पंजाब हिंदुस्तान समाज, अखिल भारतीय हिंदू समाज, और इधर इधर दूसरी ओर धर्म सुधार आंदोलन, इन्होंने भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। इसके बाद कट्टर सांप्रदायिकता कब बढ़ी, तो 1937 में पहली बार इसको देखने को मिला। तो देखो मैंने वही इस तरीके से लिखते हुए जाना है आपको। ये सांप्रदायिकता के परिणाम तो लिख दिया, सामूहिक नरसंहार हुआ, एग्जाम्पल 1947 का भारत विभाजन इसका परिणाम है। विभाजन 1947 भारत का विभाजन हुआ इसी की वजह से। गांधी जी की हत्या कहीं ना कहीं इसी की वजह से हुई थी। इसके अलावा आज स्वतंत्रता के बाद भारत में सांप्रदायिक को बढ़ावा देने वाली घटना है, एग्जाम्पल दे सकते हैं सिख विरोधी दंगे 1984, कश्मीरी पंडितों पर हंगामा ये हो गया, बाबरी मस्जिद घटना ये हो गई, गोधरा कांड ये हो गया, असम हिंसा ये हो गई। तो ये आपके पास एग्जाम्पल हो जाएंगे। बस इतनी कहानी, अब ये कहानी है, इसको छोड़ दो, आपको लिखना सिर्फ ये है, तो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो सांप्रदायिकता के नोट्स एक पेज में संप्रदाय, वर्तमान मुद्दे क्या चल रहे हैं सांप्रदायिक के वो पता होना चाहिए। हदिया प्रकरण, लव जिहाद का मामला, गौमांस सेवन, इसका दादरी हत्याकांड आपके पास हो गई, घर वापसी कार्यक्रम, ये आरएसएस का मामला चल रहा है जम्मू कश्मीर को लेकर के, युवाओं का उसमें आईएसआई की तरफ जाना। इस तरीके से वर्तमान घटनाओं को जोड़ के भी देख सकते हैं, और भी घटनाओं के एग्जाम्पल दे सकते हैं। आजकल तो नवरात्रा पे पतरा, ये क्या, ये भी एग्जाम्पल इसमें जोड़ सकते हैं। इस तरीके से आप इसके भी नोट्स तैयार कर सकते हो। किसके, किसी भी नोट्स, क्लास नोट्स को पढ़ने का तरीका यही होता है कि उससे एक एक चीज को समझे और अपनी भाषा में अपने कीवर्ड में उसको लेके फिर रिवीजन करें, तब जाके आपके शॉर्ट नोट्स बनते हैं। शॉर्ट नोट्स वही बना पाएगा जिसने रिवीजन अच्छे से किया हो। हर कोई शॉर्ट नोट्स बनाने में सक्षम नहीं है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। इसके अलावा और तो कुछ पता नहीं, ये वही पूरे टॉपिक में बताना चाह रहा हूँ आपको। तो जस्ट मैंने आपको ये वीडियो इसीलिए बताई कि कई लोग कहते हैं सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, प्री के लिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, है ना। वो सारी चीज़ हमने यहाँ आपको बताने की पूरी कोशिश की है। प्री के नोट्स इसी तरीके से बनाने कि प्री की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखना है, ठीक है। और स्पेशल स्टेट बीसीएस के अंदर का ध्यान रखना। और आपको जब भी नोट्स बनाओ थोड़ा सा उसको बाइफरकेट करो, विभाजित करो, उसमें कीवर्ड यूज करो, ठीक है ना। उस तरीके से आप इसका कहीं ना कहीं तैयार करो, तब जाकर के ही आपके नोट्स वो तैयार हो पाएंगे। तो हो सकता है इसमें आपको टाइम लगे चीज़ों को सोचने में, लेकिन इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स है वो बनाना चाहिए। और शॉर्ट नोट्स की जो भी तैयारी, जो भी कंडीशन हमने आपको बताई वो भी पहले पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप ऐसा कर पाएंगे। अदरवाइज कहने की बात है, पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो दोस्तों हमारे द्वारा सिर्फ इतना ही बताया गया था। अगर आप अपने लेवल पर बनाने की कोशिश करो, हमारे द्वारा कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए गए तो उनको आपको शेयर कर देंगे, लेकिन उसमें क्या है, दूसरे के शॉर्ट नोट्स को आप समझ नहीं पाओगे। दूसरे के नोट्स दूसरे की भाषा में होते हैं, इसलिए उनको आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अपनी भाषा में ही अपने नोट्स बनाने चाहिए और उनकी कंटिन्यू रिवीजन करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि शॉर्ट नोट्स में हम क्या गलती कर देते हैं, बना तो देते हैं, रिवीजन नहीं कर पाते और इसकी वजह से वो यूजलेस हो जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में डिटेल नहीं दी जाती और डिटेल नहीं होने की वजह से आप सिर्फ कुछ कीवर्ड यूज करते हैं जिससे आपको उसी समय याद रहता है। अगर आप 2-4 दिन का उसमें गैप दे दोगे तो आप उसको भूल जाओगे। इसलिए इसमें रिवीजन बहुत जरूरी है और इनको अपडेट जरूर करो करंट के साथ, अगर कोई चीज आई है तो उसके साथ, तब जाकर के आपके नोट्सों का फायदा है, अदरवाइज फायदा नहीं। तो इस तरीके से मुझे जितना हो पाया अपना मैंने आपको बताने की कोशिश करी। इसके बावजूद भी यदि आपका किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।